हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा क्लासोपीडिया। आज हम चैप्टर 1 ह्यूमन जियोग्राफी नेचर एंड स्कोप का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे देख लीजिए, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। ट्रैफिक इज़ रेगुलेटेड बाय लाइट्स ऑन द क्रॉस रोड्स। जिस तरीके से जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं वो ट्रैफिक को रेगुलेट करती हैं, उसी तरह से नेचर हम ह्यूमन बींग्स को रेगुलेट करता है। जब नेचर हमें कहता है कि जाओ आगे बढ़ो, डेवलप करो, तब हमको डेवलप करना होता है। और अगर नेचर हमको कहता है कि रुक जाओ, तब हमको रुकना भी पड़ता है। रेड लाइट मीन्स स्टॉप. एम्बर लाइट प्रोवाइड्स अ गैप बिटवीन द रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट. इट मीन्स टू गेट स्टार्ट. And green light means go. The concept shows that neither is there a situation of absolute necessity, environmental determinism, nor is there a condition of absolute freedom, possibilism. तो ये कंसेप्ट जो रेड लाइट ग्रीन लाइट वाला है, ये हमको ये शो करता है कि कोई भी ऐसी स्टेट नहीं होती जिसमें हम पूरी तरह से नेचर पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जैसी कोई स्टेट नहीं होती। ना ही कोई ऐसी स्टेट होती है जिसमें हम पूरी तरह से जो चाहें वो करने के लिए फ्री होते हैं। जब हमको नेचर अलो करेगा हम तभी डेवलप कर सकते हैं। अगर नेचर कहेगा कि रुक जाओ तो हमको रुकना भी पड़ता है। ह्यूमन बींग्स कैन कनकर नेचर बाय ओबेइंग इट। ह्यूमंस जो हैं वो नेचर को कनकर कर सकते हैं, पर उसी को ही ओबे करके। नेचर को कनकर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, नेचर को ही ओबे करके, नेचर का ही आज्ञाओं का पालन करके। They have to respond to the red signals and can proceed in their pursuits of development when nature permits the modifications. Humans को रेड सिग्नल्स का रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। जब नेचर कहे रुको तो ह्यूमंस को रुकना पड़ेगा, लेकिन जब नेचर मॉडिफिकेशंस को अलो कर दे तब हम अपनी डेवलपमेंट के परस्यूट्स में आगे बढ़ सकते हैं। Possibilities can be created within the limits which do not damage the environment, and there is no free run without accidents. अब नेचर को एक फॉरेस्ट की तरह समझ लेते हैं और ह्यूमंस को उसमें से एक रोड ले जाना है। तो अब ह्यूमंस को क्या करना होगा कि कम से कम पेड़ काट के, कम से कम नेचर को हार्म करके उसमें से एक रोड ले जाना होगा। अब उसमें ह्यूमंस कई सारी गलतियां भी करेंगे, ठीक है, तो एक्सीडेंट्स भी होंगे, लेकिन हमको आगे बढ़ते रहना होगा। द फ्री रन अटेम्प्टेड बाय डेवलप्ड इकोनॉमीज रिजल्टेड इन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, रिसीडिंग ग्लेशियर्स एंड डिग्रेडिंग लैंड्स। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो फ्री रन अटेम्प्ट किया उससे नेचर का पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, रिसीडिंग ग्लेशियर्स, डिग्रेडिंग लैंड्स, इन्हीं की ही आउटकम्स हैं। अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अ बैलेंस नलिफाइंग द आइदर और डाइकोटोमी। तो हमको क्या करना होगा कि एक बैलेंस बनाना होगा। और जो आइदर और डाइकोटोमी है, यानी कि जब इतनी सारी चॉइसेस होती हैं लेकिन सिर्फ दो ही चॉइसेस प्रेजेंट की जाती हैं, जैसे कि कोई सेंटेंस है, उसे कहा गया है कि या तो ये ट्रू है या ये फॉल्स है, लेकिन क्या हो अगर वो पूरी तरह ट्रू भी ना हो या फिर पूरी तरह फॉल्स भी ना हो, ठीक है, तो हमको उसमें एक बैलेंस लाना होगा। ह्यूमन जियोग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन, adjustment with and modification of the environment started with the appearance of human beings over the surface of the earth in different ecological niches. तो जो ह्यूमंस हैं जब से वो आए हैं तब से ही वो नेचर के हिसाब से अडप्ट कर रहे हैं। ओके, बिगिनिंग्स of human geography with the interaction of environment and human beings has its roots deep in the history. जो ह्यूमन जियोग्राफी है वो कब से शुरू हुई? जब से ह्यूमंस और नेचर ने इंटरैक्ट करना शुरू किया। और ह्यूमंस और नेचर ने इंटरैक्ट कब से करना शुरू किया? जब से अर्थ पर ह्यूमंस आए। तो जो ह्यूमन जियोग्राफी है उसकी रूट्स हिस्ट्री में हैं, वो भी बहुत ही डीप हिस्ट्री में। अर्लियर there was a little interaction between different societies and the knowledge about each other was limited. Travelers and explorers used to disseminate information about the areas of their visits. तो पहले क्या था, जब ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, तब जो अलग अलग सोसाइटीज़ हैं
उनके बीच की जो इंटरेक्शन है वो लिमिटेड थी। जो ट्रैवलर्स और एक्सप्लोरर्स हैं वो ही इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करते थे कि ये एरिया ऐसा है और ये एरिया ऐसा है। The late 15th century witnessed the explorations in Europe, and slowly the myths and mysteries about the countries and people started to open up. तो 15th सेंचुरी में क्या हुआ, यूरोप में एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई। इससे जो मिथ्स थे कंट्रीज़ के बारे में वो डिबंक होने लगे, लोगों को पता चलने लगा कि असल में कोई रीजन कैसा है। The colonial period provided impetus to further explorations in order to access the resources of the regions and to obtain inventorized information. अब जो ब्रिटिशर्स थे उनका मेन फोकस क्या था कि जो इंडिया के रिसोर्सेज हैं उनका ब्रूटली यूज़ करना। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी एक्सप्लोरेशंस करवाई और एक इन्वेंटराइज्ड इंफॉर्मेशन भी ऑब्टेन की। तो इससे क्या हुआ कि हमें नए नए रीजन्स के बारे में पता चलने लगा। Broad stages and thrust of human geography. Period: Early colonial period. Approaches: exploration and description. Broad features: imperial and trade interests prompted the discovery and exploration of new areas. An encyclopedic description of the area formed an important aspect of the geographer's account. तो अर्ली कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, जो एक्सप्लोरेशन है और डिस्क्रिप्शन है वो मेन अप्रोचेस बन गई। नई नई जगह को एक्सप्लोर किया गया और उनको डिस्क्राइब किया गया। अब जो यूरोपियंस के इंपीरियल और ट्रेड इंटरेस्ट थे उसकी वजह से नए नए रीजन्स की डिस्कवरी हुई, फॉर एग्जांपल अमेरिकाज। और जो उस टाइम के जियोग्राफर्स थे उनके अकाउंट्स में जो भी वो रीजन एक्सप्लोर करते थे उसकी एक एनसाइक्लोपीडिक डिस्क्रिप्शन होती थी। पीरियड: लेटर कॉलोनियल पीरियड. Approaches: regional analysis. Broad features: elaborate description of all the aspects of a region were undertaken. The idea was that all the regions were part of a whole, that is, the earth. So, understanding the parts in totality would lead to an understanding of the whole. अब लेटर कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, रीजनल एनालिसिस यानी कि उस जगह को पूरी तरह से एनालाइज करना मेन अप्रोच बन गई। इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया लेके उसके सभी एस्पेक्ट्स को पढ़ा जाता था। तो इसमें एक आइडिया था कि जब हम हर एक रीजन को उसकी टोटालिटी में उसके हर एक एस्पेक्ट को समझ लेंगे तब हम पूरे अर्थ को ही समझ लेंगे। पीरियड: लेट 1950s to late 1960s. Approaches: spatial organization. Broad features: marked by the use of computers and sophisticated statistical tools, laws of physics were often applied to map and analyze human phenomena. This phase was called the quantitative revolution. The main objective was to identify mappable patterns for different human activities. तो लेट 1950s और 1960s में क्या हुआ, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ओवर द स्पेस चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना एक मेन अप्रोच बन गई। पीरियड में क्या हुआ कि कंप्यूटर्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल होने लगा, फिज़िक्स के लॉज का मैप में इस्तेमाल किया जाने लगा और इस फेज़ को क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। दिस इज़ अ मेन पॉइंट। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसके मैपेबल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना। पीरियड: 1970s. Approaches: emergence of humanistic, radical and behavioral schools. Broad features: discontentment with the quantitative revolution and its dehumanized manner of doing geography led to the emergence of three new schools of thought of human geography in the 1970s. Human geography was made more relevant to the socio-political reality by the emergence of these schools of thought. Consult the box below to know a little bit more about these schools of thought. तो 1970s में क्या हुआ, ह्यूमन जियोग्राफी के 3 स्कूल्स आ गए, ह्यूमनिस्टिक स्कूल, रेडिकल स्कूल एंड बिहेवियरल स्कूल। तो अब जो जियोग्राफर्स थे वो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन से डिसकंटेंट हो गए, उन्हें वो अच्छी नहीं लगी और इसकी जो मैनर थी वो थी डीह्यूमनाइज्ड। ह्यूमंस इसका सेंटर पॉइंट थे ही नहीं। तो क्या हुआ कि 3 नए स्कूल्स आ गए ह्यूमन जियोग्राफी के।
इनसे क्या हुआ कि जो सोशो पॉलिटिकल रियलिटी है, यानी कि जो सोशल और पॉलिटिकल रियलिटी है, उससे जियोग्राफी और ज़्यादा रेलिवेंट हो गई। और किसी सब्जेक्ट को पढ़ने का फ़ायदा तो तभी है ना जब वो रियल लाइफ से रिलेटिव हो। पीरियड 1990s approaches postmodernism in geography. Broad features: the grand generalizations and the applicability of universal theories to explain the human conditions were questioned. The importance of understanding each local context in its own right was emphasized. 1990s में क्या हुआ, पोस्ट मॉडर्निज्म आ गया। जो जनरल थ्योरीज थी या फिर जो यूनिवर्सल थ्योरीज थी उनको क्वेश्चन किया गया कि जब ह्यूमंस हर जगह पर अलग अलग हैं तो एक ही थ्योरी यूनिवर्सल कैसे हो सकती है, वो पूरे वर्ल्ड पे एप्लीकेबल कैसे हो सकती है। तब हर एक लोकल कंटेक्स्ट को इम्पोर्टेंस दी गई, हर चीज़ को लोकली देखा गया। Fields and subfields of human geography. Human geography attempts to explain the relationship between all elements of human life and the space they occur over. It has a highly interdisciplinary nature. तो ह्यूमन जियोग्राफी का क्या अटेम्प्ट रहता है, जो सभी एलिमेंट्स हैं ह्यूमन लाइफ के और जिस जगह के ऊपर वो सभी अक्कर करते हैं उनके बीच की रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना। तो ऐसे में ह्यूमन जियोग्राफी हिस्ट्री से भी मैटर लेती है, कुछ इकोनॉमिक्स से भी लेती है। तो ह्यूमन जियोग्राफी का जो नेचर है वो बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी है। Develop close interface with other sister disciplines in social science in order to understand and explain human elements on the surface of the earth. तो जो ह्यूमन जियोग्राफी है वो अपने जो सिस्टर डिसिप्लिन्स हैं सोशल साइंस के, जैसे कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, इनसे हेल्प लेती है, इनसे मैटर लेती है और इनकी भी हेल्प करती है ह्यूमन एलिमेंट्स को समझने के लिए। With the expansion of knowledge, new subfields emerge. अब जैसे जैसे किसी भी फील्ड में नॉलेज का एक्सपेंशन होता है तो नई सबफील्ड्स एमर्ज होती हैं। फील्ड्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, सोशल जियोग्राफी, सबफील्ड्स। बिहेवियरल जियोग्राफी, इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस, साइकोलॉजी, Geography of social well-being, welfare economics, Geography of leisure, sociology, Cultural geography, anthropology, Gender geography, sociology, anthropology, women's studies, Historical geography, history, Medical geography, epidemiology। तो पहले में हमको दी गई है सोशल जियोग्राफी, ये है ह्यूमन जियोग्राफी की एक फील्ड। अब जो सोशल जियोग्राफी है उसकी कुछ सब फील्ड्स हैं और वो सब फील्ड्स किस सिस्टर डिसिप्लिन के साथ ह्यूमन जियोग्राफी के इंटरफेस करती हैं वो दिया गया है थर्ड कॉलम में। इन सभी को लर्न करना है क्योंकि एमसीक्यूज में अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फील्ड अर्बन जियोग्राफी, इंटरफेस अर्बन स्टडीज़ एंड प्लानिंग। पॉलिटिकल जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इलेक्टोरल जियोग्राफी, सीफोलॉजी, मिलिट्री जियोग्राफी, मिलिट्री साइंस, पॉपुलेशन जियोग्राफी, डेमोग्राफी, सेटलमेंट जियोग्राफी, अर्बन और रूरल प्लानिंग, इकोनॉमिक जियोग्राफी, जियोग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स इकोनॉमिक्स। एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी में सीधा इकोनॉमिक्स के साथ भी इंटरफेस है। जियोग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल साइंसेज, जियोग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी ऑफ मार्केटिंग, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, जियोग्राफी ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, जियोग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। टेबल, अब इस टेबल के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है इट हैज़ अ लार्ज एंड कम्प्रिहेंसिव लिस्ट। इसकी जो लिस्ट है वो बहुत ही लार्ज और कम्प्रिहेंसिव है। रिफ्लेक्ट्स द एक्सपेंडिंग रियलम ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। तो ये जो लंबी सी लिस्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो ह्यूमन जियोग्राफी है उसका रियलम बहुत ही एक्सपेंडिंग है।
बाउंड्रीज बिटवीन सब फील्ड्स ऑफन ओवरलैप। तो अब जो इतनी सारी सब फील्ड्स हैं उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो कभी कभी ओवरलैप करती हैं, यानी कि जियोग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर और जियोग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज़, कभी कभी इन दोनों का मैटर सेम हो जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर भी तो इंडस्ट्रीज़ में आता है, वही तो इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए कभी कभी बाउंड्रीज ओवरलैप कर जाती हैं। स्कूल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। वेलफेयर स्कूल कंसर्न्ड विद द सोशल वेलबींग ऑफ पीपल, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन। वेलफेयर स्कूल है वो सोशल वेलबींग से कंसर्न्ड होता है। सोशल वेलबींग यानी सामाजिक खुशहाली, कि समाज में लोग कितने खुश हैं, जैसे कि हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन। जब ये चीज़ें लोगों को मिलेंगी तभी तो वो खुश रहेंगे। जब लोगों के पास अच्छी हेल्थ और एजुकेशन ही नहीं होगी तो समाज का कल्याण कैसे होगा। रेडिकल स्कूल कंसर्न विद द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी। तो रेडिकल स्कूल किससे कंसर्न है कि पॉवर्टी के क्या कॉजेज हैं, डिप्रिवेशन के क्या कॉजेज हैं और जो सोशल इनइक्वालिटी है उसके क्या कॉजेज हैं। बिहेवियरल स्कूल गिवन इम्पोर्टेंस टू लिव्ड एक्सपीरियंस, परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय सोशल कैटेगरीज। इसमें क्या होता है कि जो लिव्ड एक्सपीरियंस होता है, जो हम सभी का जो एक्सपीरियंस होता है उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी कि जो अलग अलग सोशल कैटेगरीज हैं, जो अपर क्लास है, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, वो कैसे स्पेस को परसीव करते हैं, वो किस नज़रिए से देखते हैं, उसमें आता है बिहेवियरल स्कूल। I hope this video helped you. If it did, then please share it with your friends. Hit the like button and please subscribe to my channel Krishna Classopedia. Thank you all.